हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो नेट एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था अपनी कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस थी, वर्क 2 की डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो वो थी, तो उसमें काफ़ी मैं व्यस्त थी। तो जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। बट या जो भी मेरे पास समय था तो उसमें मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लगाया था और फिर मैं 5 को अपना एग्ज़ाम देने गई। और जैसे कि मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ तो मेरा जो भी मैंने एनालाइज़ किया और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मैं आपसे इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम गाइस बात करते हैं नेट एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम पैटर्न की। सो गाइस, जो एग्ज़ाम पैटर्न है जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे यही समझ में आया, इट इज़ रियली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। मतलब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी आती है और क्रोनोलॉजी में मतलब राइटर्स और उससे रिलेटेड वर्क्स, पब्लिकेशन डेट, ये सब रहता है क्रोनोलॉजी में। तो आप बिल्कुल भी आप सोचें कि कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर से रिपीटेड होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है रियली, और अनरियलिस्टिक भी लगा मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे आप सब जानते हैं कि जो नेट का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इतनी वास्टनेस है, वैसे कहने के लिए पेपर में तो एक डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है कि एक डिफाइंड सिलेबस है कि आपके एक यूनिट में इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट में आपका एक ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर है, क्रिटिकल स्टडी या क्रिटिकल थ्योरी है, ऐसे करके दिया हुआ है सिलेबस कहने के लिए। बट जब हम इसके मतलब डेप्थ में जाते हैं यूनिट्स के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा वास्टनेस है सिलेबस के अंदर। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू मेमोराइज और लर्न ऑल द राइटर्स ऑल द वर्क। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक मार्किंग अप, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। मार्किंग अप इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड गाइज, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इस बार एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसमें नॉवेल की और ड्रामा की लाइंस दी हुई थी। अब आप ही बताओ, क्या ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल है कि जितने भी राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उन राइटर्स के जो वर्क्स हैं उनकी एक एक लाइन उसको याद रहे, नॉवेल की एक एक लाइन या ड्रामा की एक एक लाइन वो मेमोराइज कर ले? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। रोबोट के लिए, बट ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। एंड मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी देखा जिसमें फोनोलॉजी में डेप्थ में क्वेश्चंस आ रहे हैं। फोनोलॉजी में अगर आप लिटरेचर पूछ रहे हो तो फोनोलॉजी में इतना डेप्थ में क्वेश्चन देने की क्या जरूरत है? एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। वेटेज मतलब कि कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स का पूछेगा, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मार्क्स का। कुछ भी आ रहा है, कितने भी मार्क्स का आ रहा है। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग NTA कि प्लीज़ आप हमारा भी सिलेबस डिफाइन कर दीजिए। इवन इन हिंदी लिटरेचर यू हैव मेंशन स्पेसिफाइड वर्क्स, स्पेसिफाइड राइटर्स। सो प्लीज़ हमारा भी सिलेबस आप थोड़ा डिफाइन करो। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस हु आर सीइंग मी कि आप भी कोशिश करिए, आप भी ईमेल करिए NTA को, जो भी एफर्ट आप लगा सकते हो प्लीज़ लगाओ, प्लीज़ जस्ट ट्राई। सो वेयर द सब्जेक्ट इज हैविंग सो मच वास्टनेस एंड डेप्थ टू, and they are just expecting the student to memorize everything, so I will just say it is totally unfair and unrealistic too. ये बहुत ही ज़्यादा unfair है स्टूडेंट्स के साथ भी, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि जो एग्ज़ाम है वो ईजी होना चाहिए या फिर एग्ज़ाम करंट में बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि वो फेयर होना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या किस टाइप का के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्ज़ाम शुड बी सच दैट इट शुड टेस्ट अवर क्रिटिकल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालिटिकल एबिलिटी, नॉट आवर मेमोरी और गैस वर्क। क्योंकि अभी रिसेंट पे एग्ज़ाम्स तो एग्ज़ाम जितने भी मतलब अभी नेट एग्ज़ाम हुआ है जो जून वाला और अभी जनवरी वाला, उसमें तो मुझे यही समझ में आया कि उसमें सिर्फ गेसिंग पावर जो है वो चेक हो रही है स्टूडेंट्स की। यूनिवर्सिटी ने जो भी सिलेबस डिफाइन किया है, जैसे कि मैंने BA भी किया है इंग्लिश लिटरेचर में और MA भी किया है इंग्लिश लिटरेचर में, तो यूनिवर्सिटी में जो भी सिलेबस है हमारे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, उस बेसिस पे कुछ सिलेबस डिफाइन होना चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये तय करेगा कि हम प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो फ्यूचर में हमें जो भी पढ़ाना है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आने चाहिए कि आप पूछ लो कि वो राइटर ने घर कब लिया और कहाँ लिया था। इट्स रियली अनरियलिस्टिक। एंड गाइज, इवन द एजुकेटर्स आर देमसेल्व्स कंफ्यूज्ड that what they have to teach to their students. अपने स्टूडेंट्स को वो कैसे प्रिपेयर करवाएं, जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग दे रहे हैं नेट एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की,
वो एजुकेटर्स खुद ही कंफ्यूज हैं कि उनको क्या बच्चों को अपने पढ़ाना है ताकि उनका जो स्टूडेंट है वो नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। सो मेरा यही एक्सपीरियंस था। दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद द नेट एग्ज़ाम। एंड जो भी मेरे इस एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहा है, प्लीज़ आप भी अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। यू आर फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।